दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ताजिकिस्तान के अंदर जो इंडिया की अयानी एयरबेस थी, यानी कि एक फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया की एयरबेस थी और इसके बारे में बात करेंगे कि तजाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है और इस बेस की क्या पोजीशन है, क्योंकि कुछ न्यूज़ आ रही है कि इस बेस को इंडिया ने खाली कर दिया। बहुत सालों से इंडिया के पास थी और कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया। इसी इश्यू पे बात करेंगे, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं छोटी-सी बात करूँगा कि अफ़गानिस्तान के ऊपर काफ़ी वीडियो बन रहे हैं लोगों के और कह रहे हैं जी अफ़गानिस्तान में इंडिया ने अपने 20,000 सोल्जर्स को भेज दिया, कमांडो को भेज दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक कोई हमारा सोल्जर वहाँ नहीं गया, हमारे कुछ टेक्निकल के लोग गए वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि हम फ़ास्ट वीडियो बनाते नहीं हैं। अगर हमको 20,000 सोल्जर भेजने, कमांडो भेजने हैं, तो हमको कम से कम 400 फ्लाइट्स लेके जानी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, क्योंकि उनके साथ बाकी सामान भी जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, वर्ल्ड में शोर मच जाएगा और हम झूठ पे निर्भर नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हम बोलते हैं सच बात, आपको ठीक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंडिया के फ्यूचर के अंदर बेस बन सकती है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के जो अयानी के अंदर बेस, ताजिकिस्तान के अंदर इंडिया के जो अयानी की बेस थी, ये 2002 में बनी थी और इसकी जरूरत तब पड़ गई थी क्योंकि कारगिल हुआ तो इंडिया को जरूरत थी कि यहाँ पे कोई बेस हो ताकि हम काम कर सकें, क्योंकि उस टाइम पे कोई दिक्कत आ रही थी हमारे पास। और जॉर्ज फर्नांडिस का इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल था, साथ में अजीत डोभाल का रोल था जो कि उस टाइम पे इंडिया के आईबी के चीफ थे। और ये बेस को खाली कर दिया गया 2022 में। इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इसी में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, लोग कहते हैं कि हमने ताजिकिस्तान के अंदर अयानी बेस को खाली कर दिया, इसके इंडिया के लिए कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी स्ट्रेटेजिक बेस थी हमारे लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बेस थी। लेकिन अभी तक ये सिचुएशन है कि हम वहाँ खाली हाथ, हमारी एक फखरूर एयर बेस है तजाकिस्तान के अंदर, जो रॉ ने 1996 में बनाई थी, वो भी इंटैक्ट है। और ताजिकिस्तान पड़ता है, उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और ये पड़ता है एट द बैकयार्ड ऑफ पाकिस्तान, कि कभी भी इवेंचुअलिटी के अंदर हम उस बेस को यूज कर सकते हैं। अयानी तो हमारे पास फखरूर एयर बेस है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, हम बात करेंगे। और आप अजय उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहना चाहते हैं जो हमने अपनी बेस खाली की है ताजिकिस्तान के अंदर, और क्या किस तरीके से हम अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर? सर, एक तो लोगों को यही नहीं पता था कि वहाँ बेस है, और बेस क्यों छोड़ रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता। तो डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट ने सोच समझ के ये स्टेप लिया कि जो हमारे हित में नहीं था, कोई फायदा था नहीं। यस, इट वाज द इम्पोर्टेंट बेस, बट कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जो छोड़ा जाके। अभी लोगों को ये भी नहीं पता कि मॉरिशस में हमारे बेस पड़े हुए हैं, हमारे काफी फॉरेन कंट्रीज के अंदर बेस हमारे हैं, वहां से ऑपरेट हो रहे। तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चल रहे हैं, और किसी को अगर छोड़ा है तो अगर हमें उसका रीजन नहीं पता तो देर इज नथिंग टू वरी, बिकॉज आवर लीडरशिप इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड वेरी एबल पीपल, जो सोच समझ के देश हित की डिसीजन लेंगे। देखो, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बेस क्यों खोली गई थी। जब तालिबान पावर में थे अफगानिस्तान के अंदर, तो हम सपोर्ट कर रहे थे नॉर्दर्न अलायंस को, रशिया के साथ मिलकर के। नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर थे उनको हम यहाँ पे सपोर्ट करते थे। वहाँ पे ताजिक्स थे और साथ में आपके थे आपके एक और कुछ रशियन रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि हम वहाँ पे साथ में अमेरिका के, रशिया के साथ काम कर रहे थे। हम उस टाइम पे तालिबान के बिल्कुल खिलाफ थे, तालिबान गवर्नमेंट के। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो गई। तो यानी कि जो एयरबेस है ये ताजिकिस्तान में पड़ती है और ये सबसे क्लोज थी पीओके के, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी। जो वखान कॉरिडोर है जो सेपरेट करती है पीओके और अफगानिस्तान को, उसके बाद छोटी सी अफगानिस्तान की स्ट्रिप है, उसके बाद आता है आपका ताजिकिस्तान। तो यहाँ से हम कभी पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। अगर यहाँ से पाकिस्तान पे अटैक करें तो हमें पाकिस्तान को हम डाइवर्ट कर सकते हैं दोनों तरफ से, यानी कि 2 फ्रंट वार हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन यहाँ से ऑपरेट करने के लिए हमको रशिया की परमिशन चाहिए थी, क्योंकि ताजिकिस्तान बहुत क्लोज है रशिया के। और ये बेस बंद करने के लिए रशिया ने यहाँ पे प्रेशर डाला था ताजिकिस्तान के ऊपर, चाइना ने भी, क्योंकि आज चाइना और रशिया दोनों साथ मिलके वार लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। तो उन्होंने ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इंडिया की इस जगह पे बेस हो, तो इंडिया को यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमने इस बेस को जब टाइम था तो यूज भी किया था। यहाँ पे हमारे 200 डिफेंस के पर्सनल पोस्टेड थे। और जब आपका अफगानिस्तान के अंदर यूएस चला गया
तो वहां से तालिबान कंट्रोल करने लगी। जब हमको लोगों को विड्रॉ करना था तो इसी बेस पे हमारे प्लेन जाते थे और स्टेशन रहते थे, जैसे जरूरत पड़ती थी हमारे प्लेन जाके हमारे लोगों को एवैक्यूएट कर खाली करा लेते थे, वहां से बाहर निकाल लाते थे। और आपने देखा होगा जब यहाँ से विड्रॉल होना शुरू हुआ यूएस फोर्सेस का, तो सबसे जो इफेक्टिवली काम किया था वो किया था इंडिया ने, क्योंकि हमारे प्लेन स्टेशन थे ताजिकिस्तान के अंदर उनके यानी बेस पे, और उनके जो लीडर थे नॉन अलायंस के रशीद मसूद, उसको इंडिया सपोर्ट करता था। और जब उनके एक सुसाइड अटैक में इंजर्ड हो गए तो उनको अयानी बेस के पास हॉस्पिटल थे जहां पे इंडियन डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रीट किया था। क्योंकि इस टाइम पे यूएस और रशिया क्लोज हैं तो ये नहीं चाहते थे इंडिया यहाँ पे या इंडिया की प्रेजेंस यहाँ पे रहे, इससे लेकिन इंडिया को खास फर्क नहीं पड़ता। और अयानी बेस को इंडिया ने ऑपरेट किया करीब करीब 25 साल तक। 2002 में हमारा एग्रीमेंट हुआ और उनका जी इसको विड्रॉ कर लो, हमने 2023 में यहाँ से विड्रॉ कर लिया। अब इस बेस पे पूरा कंट्रोल है रशिया का, क्योंकि रशिया भी यहाँ पे क्लोज आना चाहता है अफगानिस्तान के, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। और रशिया ये नहीं चाहता था कि हम यहाँ पे करें तो हमारे साथ इंडिया खड़ा रहे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये भी है। और ये जो बेस है ये ताजिक की कैपिटल दुशानबे उनके बहुत क्लोज है, हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। और जब कारगिल का वार हुआ था तो इंडिया को उस टाइम पे जरूरत पड़ी थी। उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस हमारे प्राइम डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलकर अपने हमारे जो अजीत डोवाल है उन्होंने मिलकर के यहाँ पे बेस बनाने की बात की और यहाँ पे बेस बन गई। क्योंकि जब यूएसएसआर टूटा, यानी कि सोवियत यूनियन टूटा, तो ये बेस काफी डिप्लीटेड कंडीशन के अंदर थी और इंडिया ने यहाँ पे $100 बिलियन भी खर्चे थे इस बेस को डेवलप करने के लिए, इस बेस को बनाने के लिए। तो इंडिया का यहाँ पे काफी बड़ा, और यहाँ पे जो बेस है उस पे इंडिया ने 3200 मीटर का रनवे बनाया, जहां से हमारे फाइटर जेट्स भी उतर सकते हैं, जहां से हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी सामान लेके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे वार के टाइम में नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे, सामान भेजते थे, इसलिए इस बेस को यूज किया जाता था। लेकिन जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, जो नई गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान के अंदर, तो इस बेस की यूटिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि उसके लिए तो कोई पर्पज नहीं थे उनको। और इनिशियली तालिबान जो था ये इंडिया के शायद सोचा जाता था खिलाफ है, लेकिन देखा गया तो अफगानिस्तान बिल्कुल क्लोज आ गया, तालिबान बिल्कुल क्लोज आ गया इंडिया के, तो हमें यहाँ पे बेस की जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी बात है, जैसे हमने पहले कहा कि अहमद शाह मसूद जब इंजर्ड हुए थे तो हमने उनको यहाँ पे ट्रीट किया था, और ताजिक से हमारे अच्छे रिलेशन। ताजिक के जो लोग हैं उनको इंडिया अपनी कंट्री के अंदर हमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे उनके बैच आते हैं, अफगानिस्तान के भी आते थे, ताजिक भी आते थे, उनको हमारे जो लोग थे आईएमए के, उनके साथ साथ ट्रेनिंग किया करते थे। और दूसरी तरफ जो फखरूर एयरबेस है जो भी शायद ताजिकिस्तान के अंदर है, उसको इंडिया ने 96 में बनाया था, और रॉ की पहली फॉरेन की बेस थी, 1996 में बनाया था। और उस बेस को इंडिया यूज भी करता रहा बहुत से पर्पज के लिए, और इस बेस के वजह से हम अपने इन्फ्लुएंस कर सकते थे रशियन रिपब्लिक कंट्रीज के अंदर, क्योंकि हमारी ये प्रेजेंस थी, उससे अब काफी इन्फ्लुएंस भी कर पा रहे थे जो रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह। और साथ में क्योंकि बहुत क्लोज थी वकान कॉरिडोर के, तो अगर उस टाइम पे कोई ऑपरेशन करते तो हम बिहार से बहुत ज्यादा इफेक्टिवली पाकिस्तान को चैलेंज कर सकते थे। पाकिस्तान के बैकयार्ड थे और सेंट्रल एशिया पे हमारा इसकी वजह से काफी इन्फ्लुएंस था। लेकिन इसके साथ हमारा उस टाइम पे जो मेन अटेंशन है वो है बगराम एयरबेस पे अपनी प्रेजेंस को बनाने का, क्योंकि यहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है रशिया से। लेकिन अगर बगराम एयरबेस पे हमारा प्रेजेंस होगी, अभी हमारी प्रेजेंस वहां पे नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया की प्रेजेंस होगी, क्योंकि अफगानिस्तान भी चाहता है कि इंडिया वहां पे आए, लेकिन शोर बचा के नहीं। अभी हमारे कुछ टेक्निकल के लोग गए हैं जो बगराम एयरबेस को रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, और इंडिया बहुत जल्दी अफगानिस्तान को कुछ इक्विपमेंट भी देगा, यहाँ पे डिफेंस के इक्विपमेंट देंगे, साथ में जो आपकी मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स है, मिसाइल इंटरसेप्टर्स, वो भी देने की बात चल रही है। D4S सिस्टम देने की बात चल रही है। D4S सिस्टम सबसे सस्ता डिफेंस सिस्टम है, जिसने काफी इफेक्टिव रोल प्ले किया था जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, और इवन जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो डिफेंस जब मुतक्की इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम दे दो, तो हमने कहा हम तुम्हें आकाश सिस्टम भी दे देंगे, और बहुत जल्दी इंडिया उनको डिफेंस सिस्टम भी देगा। और जो D4S सिस्टम है, आकाश और D4S सिस्टम दोनों बहुत इफेक्टिव है ड्रोन्स के अगेंस्ट, और जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है वो ड्रोन से अटैक होता है मेनली, और इसीलिए तालिबान चाहता है कि हमको डिफेंस सिस्टम दे, तो इंडिया देगा। इंडिया के मिशन वहां पे एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, बहुत जल्दी इंडिया की मिशन फुल स्केल में काम करेगी,
अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे रॉ के लोग भी जाएंगे, नेचुरली बात है, साथ में हमारे डिफेंस के लोग जाएंगे, साथ में हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, साथ में टेक्नीशियंस जाएंगे, ताकि वहां पे जितना भी हमारे प्रोजेक्ट है, जो 20 पेंडिंग प्रोजेक्ट है, उनको और ज्यादा लुक आफ्टर किया जाए और नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। रिटर्न में हमको अफगानिस्तान ने कह दिया कि आप यहाँ से मिनरल्स लो, चीजें लो और आप करो। और एक और बात है कि हमारी जो अफगानिस्तान के साथ इस टाइम पे कॉपरेशन चल रही है, वो हाई लेवल की कॉपरेशन है, यानी कि पाकिस्तान को कैसे डिफीट किया जाए, पाकिस्तान को कैसे अलग किया जाए, या पीओके पे कैसा कब्जा किया जाए। अगर हम एक बार पीओके ले लेते हैं वकान कॉरिडोर से, जो अफगानिस्तान इंडिया को सजेस्ट किया है कि हम 106 किलोमीटर की जो लंबी जो लाइन है, इसको आपको दे सकते हैं और इस पे काम करेंगे। और इस टाइम पे दोनों जो मेन काम है वो किया जा रहा है वकान कॉरिडोर पे, ताकि पाकिस्तान को दूसरे रास्ते से तोड़ा जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो बात दूसरी होती है। अगर अफगानिस्तान अंदर ही अंदर पाकिस्तान को खोखला कर देता है पीओके के अंदर, जहां पे पहले लोग परेशान है, और अगर उनको तालिबान सपोर्ट करेगा, तो ये लोग एक हिसाब से जिहाद शुरू कर सकेंगे पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उससे क्या है कि हमारा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो उस टाइम पे पीओके इंडिया आराम से ले सकता है, इजीली ले सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पूरा डिस्टर्ब करने की प्लान है जो चल रही है इस टाइम पे इंडिया अफगानिस्तान की, यानी कि बलूचिस्तान की तरफ से। बलूचिस्तान 3 जगह रहते हैं, एक तो अफगानिस्तान के अंदर कुछ पोर्शन अफगानिस्तान का, वहां पे बलूची रहते हैं, और वहां पे जो पॉपुलेशन है बलूची की जो सुन्नी है वो है 2% की। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी लोग रहते हैं, ईरान भी आज पाकिस्तान से बहुत नाराज है, ऊपर ऊपर जो मर्जी करे, अंदर से पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, और उससे ही बातचीत चल रही है। और तीसरी तरफ आपके बलूची तो बैठे हैं, और साथ में अफगानिस्तान ने पूरा ये कर दिया कि हम इस टाइम पे बलूच को भी सपोर्ट करेंगे, टीटीपी अपना काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा इन पे ड्रोन अटैक करने की, और पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान चल रहा है। और अगर आज ताजिकिस्तान से हमारी बेस चली गई है, तो हमें बहुत जल्दी मिलेगी बगराम एयरबेस, जो चुपचाप जाएगी। अभी तक जैसे लोग बात करते हैं कि हमने वहां पे 20,000 सोल्जर भेज दिया, प्लाना भेज दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सोल्जर भेजने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनकी एयरबेस को मेंटेन करना, उनको डिफेंस सिस्टम देना, उसके बाद इनको हमको देने हैं ड्रोन्स, जो पाकिस्तान के ड्रोन को गिरा पाए, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे लार्ज स्केल में ड्रोन्स बना रहा है, और पाकिस्तान को तोड़ने का इस टाइम पे, क्योंकि उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है इंडिया के पास। कि पाकिस्तान खत्म होगा तभी ये जो मिस्चीवियस एलिमेंट है वो खत्म होंगे, तभी तो बांग्लादेश चुप हो जाएगा, तभी बाकी जो इंडिया के दुश्मन है वो भी खत्म हो जाएगा, इंडिया के अंदर जो मुसलमान बैठे हैं जो इंडिया को हेट करते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सर सुचा, आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है कि ये आईनी एयरबेस, यानी हाँ, तो वो अगर छोड़ा है तो, क्योंकि हमारी प्रेजेंस तो है तजाकिस्तान में, दूसरी जगह भी, दूसरे एयरपोर्ट पे भी, आई फील इट इज बेसिकली पर्पस इतना कोई सर्व नहीं हो रहा था। एंड कॉस्ट कटिंग इज समथिंग विच हमारी ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है उसके ऊपर। सो प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग, बाकी कोई डरने की तो बात है नहीं। वो तो नहीं, कुछ नहीं। देखो, हम किसी कंट्री में हमारी बेस है तो हमारे असेट जरूर है। तो उधर एक और बात मैं बताऊं कि हमने अफगानिस्तान में $3 बिलियन खर्चे थे, जो वहां पे डैम बनाए, बाकी चीज बनाई। अब हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के थ्रू एक तरीके से बर्बाद कर देंगे। हम वहां पे 3 या 5 बिलियन डॉलर खर्च सकते हैं। हम जब पैसे खर्चे थे पुराना टाइम था, आज हमारी इकोनॉमी अच्छी है। अगर हम अफगानिस्तान के अंदर हमारे लोग जाके उनके प्रोजेक्ट पूरे करेंगे, जो सिविलियन प्रोजेक्ट्स है, उनके साथ साथ जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे उनको आकाश सिस्टम देना, जैसे D4S का सिस्टम देना उनको, साथ में उनका जो बगराम एयरबेस है उसको स्ट्रेंथन करना, साथ में हमारी वहां पे प्रेजेंस होगी हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोगों की, हमारे इंटेलिजेंस के लोगों की फोर्सेस की, जिनका काम होगा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना। जैसे पाकिस्तान इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर विजिट कर रहा है, वहां पे जाकर के बड़े चिकन नेक पे टारगेट कर रहा है। हमारा जो इस टाइम पे पर्पज है वो है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना वकान कॉरिडोर से, और बलूचियों को सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं इंडिया ने बलूचियों को सपोर्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि बलूचिस्तान को ओपन सपोर्ट दी जाए। अमेरिका पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हम बलूचियों को सपोर्ट देंगे और सपोर्ट दी जाएगी अफगानिस्तान के थ्रू, तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान का बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, कोई हमारे पे उंगली भी नहीं उठाएगा। तो ये इस टाइम पे प्लानिंग चल रही है। जैसे मैं कहता हूँ, एक तो पीए को तोड़ना अफगानिस्तान के रास्ते से, और दूसरा बलूचियों को सपोर्ट करना अफगानिस्तान के रास्ते से, जिससे पाकिस्तान की हालत ऐसी हो जाएगी, पाकिस्तान को भागने की जगह नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमी उनकी खराब है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मारी जा रही है बाहर रेगुलरली, और वहां पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं, स्पेशली क्योंकि वहां पे चीजें बहुत महंगी हो गई। और जो पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि उनको लोग फ्री में पैसा दें, पैसा मिलेगा नहीं, और पाकिस्तान के जो डिफेंस के एग्रीमेंट है उसका कोई रिजल्ट होगा नहीं, क्योंकि जो तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो देख लिया कि सऊदी तो साथ आया नहीं, और यूएस अपने मतलब पे लड़ाई लड़ता है, दूसरों की लड़ाई नहीं जाता। यूएस जाता है
जहां यूएस के इंटरेस्ट होते हैं वहां लड़ता है और दूसरों को यूज करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को जरूरत होगी इंडिया के खिलाफ तो यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। यूएस तब पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा जहां पे यूएस का इंटरेस्ट होगा, यानी कि अगर उसको ईरान में जरूरत होगी तो ईरान में पाकिस्तान की एयर बेसिस को यूज करेगा अटैक करने के लिए। तो इसीलिए जो पाकिस्तान की डिपेंडेंस है कि यूएस उनके साथ खड़ा होगा। यूएस किसी का सगा नहीं है, यूएस ने हर एक को धोखा दिया है। ईरान के अंदर जब वहां पे शाह का रूल था तो वो यूएस का पपेट था, यूएस के साथ था, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट होने लगा तो उन्होंने वहां पे शाह को उठा करके खोमैनी को पावर में बिठा दिया और बर्बाद कर दिया ईरान को। सर यहाँ पर खाली ये एक बताऊंगा कि पाकिस्तान एक चीज में बहुत अच्छा है, वो है झूठ बोलने में। तो उसने ना ट्रंप को जाके काफी सारे झूठ बोले हैं, उनको मिनरल भी दिखा दिए, हम ये भी आपको दिला देंगे, और जो ये एयरपोर्ट ये भी कर लो, हम वो भी एयरपोर्ट आपको दिला देंगे, हम सब कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। जिस तरह से ट्रंप कोई वॉर रोक नहीं सका, उसी तरह से पाकिस्तान कुछ भी नहीं दे पा रहा, उल्टा मार खा रहा है उनसे। मैंने जो कह रहा था कि भैया वो तो हमारा स्टेट है, जाके अफगानिस्तान ये वो, अब बलूच लोग भी मार रहे हैं, ये लोग भी मार रहे हैं। तो यहाँ अमेरिका भी रियलाइज कर रहा है कि इसके अंदर कोई दम है नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो उदय ऐसा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बोलिए नहीं देखो, जब जब यहाँ पे चाइना आया था, सीपी से बनाया था, तो चाइना का एम था इनका पोर्ट लेने का। साथ में उनका दूसरा पर्पस था कि जो बलूचिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं वहां पे जो मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने का। कहते हैं $6 ट्रिलियन के मिनरल्स है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन जब चाइना आया तो चाइना ने बलूचियों की हेल्प नहीं की। बलूचियों को उम्मीद थी कि उनको जॉब मिलेंगे, लेकिन चाइना अपने वर्कर्स लेके आ गया। बलूचियों को था कि यहाँ पे कुछ चीजें निकाली जाएंगी तो उसको हेल्प मिलेगी, लेकिन चाइना ने क्या किया, इनकी लड़कियां उठा के ले जाके शुरू हो गए। तो बलूच इनसे नाराज हो गए, बलूची ने चाइना को मारना शुरू कर दिया। अगर किसी जगह में आपकी पीस ना हो तो वहां पे आप काम नहीं कर सकते। तो अमेरिकन जो सोच रहे हैं वहां पे एंटर कर लेंगे। अमेरिका वाले तब एंटर कर सकेंगे जब अमेरिका कुछ करेगा। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तो अफगानिस्तान वालों की क्या मदद की थी? सिर्फ उनको गोलियां चलानी सिखा दी, बाकी तो कुछ नहीं किया। अगर अमेरिका ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होते अफगानिस्तान के अंदर तो लोग याद रखते। इंडिया को इसलिए याद रखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने $3 बिलियन बनाए, खर्चे थे अपनी जेब से, और उनका सलमा डैम बनाया था $600 मिलियन पे। उनके बाकी जो डैम की पूरी सर्वेलेंस की थी, डैम की रिपोर्ट्स बना के दी थी कि यहाँ पे पानी हम डैम बना के रोक सकते हैं, और साथ में उनके पानी के रोड्स बना के रखे थे। साथ में उनके जो महल है वो या वहां पे पार्लियामेंट का हाउस है वो बना के रखा था, जहां तालिबान की गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो इंडिया ने वहां काम किया था। और जो छोटे छोटे विलेजेस वहां पे हेल्थ सेंटर खोले थे, जो आपका नाला पार करने के लिए पुल बनाए थे। तो उनके 34 प्रोविंसेस में इंडिया ने इस तरीके से काम किया था, और वही का पैसा हमारे काम आ रहा है, वही हमारी मेहनत काम आ रही है। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो है हेल्प करने की। अब देखिए, अब कभी भी इंडियन ओशन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या यहाँ सुनामी आ गई तो इंडिया के वारशिप उस टाइम पे पहुंच जाते हैं सी के अंदर बचाने के लिए नेबरिंग कंट्रीज को। इवन जब अरब सागर के अंदर हुथीस के द्वारा अटैक किया जाता था शिप्स के ऊपर, तो सिर्फ अमेरिकन शिप्स जाते थे, चाइनीज तो भाग जाते थे। अमेरिकन कहते हैं बहुत दूर है, अमेरिका तो साथ ही नहीं आता था। तो उस टाइम पे इंडिया के शिप्स आते थे लोगों को बचाने के लिए। इवन शिप्स आ सकती थी तो इंडिया के लोग बचाते थे। अगर पायरेट्स किसी का शिप को ले जाते थे तो इंडिया उनको रिलीज कराता था। तो इंडिया की तो शुरू से पॉलिसी रही है हेल्प करने की। जब यहाँ पे कोविड आया तो कौन सी कंट्री ने किसको मेडिसिन दी? इंडिया ने कोविड की डोसेस दी ना पूरे वर्ल्ड को। 100 से ज्यादा कंट्री को इंडिया ने कोविड दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। वही है इंडिया को डिप्लोमेसी, वो इंडिया की रेपुटेशन, वो है इंडिया की पॉलिसी हेल्प करने की, और उससे इंडिया को रिटर्न में हेल्प मिलती है। Yes, you're right, absolutely, sir. Anyway, I think we had a good discussion, और आई एम श्योर कि हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो हमारे लीडर्स बहुत सही तरीके से देख रहे हैं। और अगर ये एयरपोर्ट अगर छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली इट मे बी इट इज ए वो भी देखेंगे कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड सॉफ्ट जैसे मैंने कहा कॉस्ट कटिंग तो वही देखिए करते ही रहते हैं आके। इनफैक्ट आई हैव सीन सर बहुत लेवल पे इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है फॉर कॉस्ट कटिंग। माने 2014 से पहले बर्बादी होती थी अरबों रुपए की, अरबों रुपए का फायदा मिलता था जो लोग कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो वो सब चीजें, करप्शन को किस तरह से कम किया जाए और कॉस्ट कटिंग किस तरह से की जाए, ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। एंड आई एम श्योर ये जो अगर एयरबेस को भी अगर उन्होंने रोका है तो डेफिनेटली इट इज
it is something which is good for the country. Anyway, sir. उधर मैं बिल्कुल एक तो और बात कहूंगा, जब आपने कॉस्ट कटिंग की बात की है, देखिए आज हम एक रेलवे लाइन बना रहे हैं बिलासपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश में लेह तक, 1 लाख करोड़ की रेलवे लाइन है ताकि आर्मी को ट्रांसपोर्टेशन मिले। ग्रेट निकोबार के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ का, जिससे हम वहां पे एक बेस बनाना चाहते हैं, नेवल बेस बना रहे हैं। वहां पे जितने भी शिप्स जाते हैं वो वहां पे रुके, उनके ट्रांसपोर्ट की लेन पे उन पे वाच रखी जाए। इसी तरीके से लक्षद्वीप पे हमने बेस बनाई है, नेवल बेस बनाई है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। इंडिया के पास सिस्टम से 160 वारशिप्स है और इंडिया के जो हर एक 40 दिन के अंदर इंडिया के अंदर एक और वारशिप बनता है। इंडिया 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान कर रहा है और साथ में इंडिया फाइटर जेट ले रहा है, यानी कि 114 हम ले रहे हैं फ्रांस से और 144 हम ले रहे हैं रशिया से, उनके Su-57। साथ में इंडिया के अंदर 25 हमारे सबमरीन बनाई जा रही है, जिसमें से 10 से ज्यादा सबमरीन होंगी जो न्यूक्लियर सबमरीन जो इंडिया खुद बना रहा है। साथ में फ्रांस हमारे साथ इन्वॉल्व है, साथ में जर्मनी हमारे साथ इन्वॉल्व है और इसके ऊपर हम खर्च रहे हैं $31 बिलियन, यानी कि इंडिया का प्लान है जो पैसा इंडिया खर्च रहा है डिफेंस के ऊपर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। और जब यहाँ पे डिफेंस की चीजें बनती हैं, हम ये नहीं करते कि सामान लेके ले लिया, लेकिन आज इंडिया खुद सामान बनाना चाहता है कंट्री के अंदर। जब सामान बनता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जबकि बनने में सामान ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन उससे क्या है, तो टेक्नोलॉजी मिलती है। दूसरी बात, जब स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास होते हैं, और जब सामान इंडिया के अंदर बनता है लोगों को जॉब मिलती है। जब जॉब मिलती है तो लोगों को टैक्स लगता है, टैक्स देता है तो गवर्नमेंट को कुछ पैसा आ जाता है। तो अल्टीमेटली जो हम सामान खुद बनाते हैं उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, पैसा जनरेट होता है और साथ में इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है और साथ में इंडिया की डिफेंस स्ट्रेंथन होती है। आज हम पैसा इसलिए खर्च रहे हैं, हमारे पास पैसा है, करप्शन नहीं है और इसीलिए इंडिया स्ट्रॉन्ग बन रहा है। 2033 तक इंडिया का प्लान है कि हमारे पास 200 वारशिप्स होंगे, जिसकी वजह से इंडिया ब्लू वाटर नेवी बन सकेगा। इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, इंडिया अपने आप को डिफेंस लिए स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इंडिया अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों को स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया देश को प्रोग्रेस कर रहा है। मोदी का जो प्लान है वो है कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना। इंडिया ने आज बहुत सबसे बड़ा एक सैटेलाइट लॉन्च किया नेवी के लिए। इंडिया एक 54 सैटेलाइट और बना रहा है अपनी कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम होगा जो पूरी कंट्री को सेफगार्ड करेगा। हमारी कंट्री होगी, हम होंगे तो ही तो हम बचेंगे। तो इसीलिए इंडिया आज प्रोग्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से आज इंडिया स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को आज वर्ल्ड पूछ रहा है। इंडिया आर्म्स का इंपोर्टर था सबसे बड़ा, लेकिन आज इंडिया आर्म्स को एक्सपोर्ट करने लग गया है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, प्रोग्राम की वजह से। और तभी हम कहते हैं कि मोदी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जी बिल्कुल, और आई एम वेरी श्योर कि ये जो हमारा फॉर्मूला है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वही फॉर्मूला हम लोग इम्प्लाई कर रहे हैं इन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, कि अंदर से वो लोग कैसे मजबूत बने, उनके अंदर उनकी जो यूथ है उसको किस तरह से सही दिशा दें, और उनकी शिक्षा की दशा भी कैसे ठीक करें आके। सो दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग टू ऑल द कंट्रीज, नॉट ओनली वहाँ नेपाल में भी चल रहा है जाके, इवन इन श्रीलंका हमारी जो हेल्प है विच इज वेरी कंस्ट्रक्टिव। लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव हेल्प को पाकिस्तान ना समझता है, और उसके वहां करेंगे तो कुछ भी वो उनको फायदा उनको समझ ही नहीं आएगी जाके, बिकॉज बेसिकली उनका नेगेटिव माइंडसेट है, और झूठ के सहारे वो जीते जाके वो लोग, एंड लेट देम सफर सर। आई थिंक जब अफगानिस्तान के लिए ईरानियन टमाटर वो काफिर के टमाटर काफिर हैं, तो हमारा जो सामान है वो भी काफिर है। तो पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सिर्फ टेररिज्म, और टेररिज्म कब तक चलेगा देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय सर।